नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो बनाया था RELHS स्कीम। रेलवे एम्प्लॉय जो रिटायर होते हैं उनके बाद यदि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या कर्मचारी की डेथ के बाद उनके परिवार वालों को जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, जिसमें RELHS स्कीम है, रेलवे ने 97 निकाला हुआ, उसके ऊपर मैंने डिटेल में बात किया था। उसी में एक पार्ट और आता है FMA, फिक्स मेडिकल अलाउंस। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा है कि FMA के ऊपर यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए एक छोटा सा वीडियो अलग बनाऊं, ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए FMA क्या चीज है। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि फिक्स मेडिकल अलाउंस नाम की एक सुविधा रेलवे बोर्ड ने दिया है मेडिकल फैसिलिटी के कनेक्शन में। रेलवे में दो तरह की मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, एक तो इंडोर पेशेंट या आउटडोर पेशेंट, यानी आप अगर एडमिट होते हैं तो इंडोर पेशेंट फैसिलिटी बोलेंगे, और आउटडोर का मतलब होता है आप दिखा के बाहर आउटडोर में दिखाया आपने और दवाई ली और वापस आप आ गए। तो रेलवे बोर्ड ने ऑप्शन दिया है कि आप आउटडोर फैसिलिटी लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो उसके एवज में आपको 1,000 रुपये पर मंथ। अभी ये पुराना सर्कुलर है 2009 का, जिसमें 100 रुपये था, फिर बाद में 300, 500 या 1,000 रुपये हो गया, तो अभी 1,000 रुपये हर महीने का मिलता है। उसके लिए कंडीशन ये है, दो कंडीशन है जो हम बात करेंगे नीचे, इसमें बता दूं आपको। पहला है, द पेंशनर पब्लिक फैमिली पेंशन इज रिसाइडिंग बियॉन्ड 2.5 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट हेल्थ यूनिट, यानी कि कोई भी कर्मचारी है या उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली है, मतलब वाइफ है, वो कम से कम जो नियरेस्ट हेल्थ यूनिट है उससे 2.5 किलोमीटर दूर उसका आवास होना चाहिए। और दूसरा है, द पेंशनर फैमिली पेंशन इज नॉट अवेलिंग द फैसिलिटी ओपीडी एक्सेप्ट इन केस ऑफ क्रोनिक डिसीज एज मेंशन इन पैरा 2 अबव, यानी कि उनको लिख के देना पड़ेगा पेंशनर को या फैमिली पेंशनर को कि हम ओपीडी फैसिलिटी यानी आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है, ओपीडी का फुल फॉर्म होगा आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी ओपीडी फैसिलिटी हम नहीं लेंगे। ओपीडी फैसिलिटी नहीं लेने का मतलब बिल्कुल 100% नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, कुछ क्रॉनिक डिसीज के अंदर मिलता है, उसके ऊपर मैं अभी बात करता हूँ। तो नॉर्मली जो छोटी मोटी बीमारियां होती है उसके अंदर आपको ओपीडी फैसिलिटी, जिसमें आपका जो चेकअप, ब्लड चेक टेस्ट कराना, या कई तरह के टेस्ट होते हैं, वो भी जनरली नहीं होते, ओपीडी के ही दायरे में आते हैं। अगर इंडोर में अगर है आप, तो आपको सारे टेस्ट होते हैं, इंडोर में आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, आउटडोर में आपको टेस्ट भी नहीं होते हैं। तो ये दो कंडीशन है जिसके कनेक्शन में अगर आप FMA लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, जो भी कंडीशन है। लेकिन एक और कंडीशन इसमें जो बता दूं आपको, कि अगर आपका मकान 2.5 किलोमीटर के अंदर है और आप चाहते हैं कि मैं ओपीडी फैसिलिटी ना लूं, तो फिर ऐसा नहीं होगा। 2.5 किलोमीटर के अंदर आपका नियरेस्ट जो भी आपका हेल्थ यूनिट है, उसके अगर 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर अंदर आपका मकान है, तो फिर आपको चाहे आप ऑप्शन कुछ भी दें, आपको जो है FMA फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगा। तो दो कंडीशन आपकी होनी चाहिए, कि पहली कंडीशन आपका मकान जो है नियरेस्ट हेल्थ यूनिट से 2.5 किलोमीटर दूर है, और आप ओपीडी फैसिलिटी नहीं ले देंगे। इसका एक फॉर्म है, मैं बता दूं, या नीचे एक फॉर्म भी ऐसा अंडरटेकिंग फॉर्म भर के देना पड़ता है। आई जो भी नाम है, रिटायर्ड एम्प्लॉय फैमिली पेंशनर हुज जो भी है वाज इन रेलवे एम्प्लॉय डिक्लेयर दैट आई एम रिसाइडिंग, यहाँ एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, डिक्लेयर आई एम रिसाइडिंग, यहाँ पर मैं रह रहा हूँ, विच इज बियॉन्ड 2.5 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे हॉस्पिटल हेल्थ यूनिट, नेम ऑफ द हॉस्पिटल। ये आपको ऐसा अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, शपथ करना पड़ेगा आपको, घोषणा करनी पड़ेगी कि मेरा जो मकान है वो नियरेस्ट हॉस्पिटल जो भी है उससे 2.5 किलोमीटर दूर है। और अकॉर्डिंगली आई हियरबाय ऑप्ट टू क्लेम फिक्स मेडिकल अलाउंस ऑफ ₹1,000, अभी 100 रुपए की जगह 1,000 रुपये हो गया है पर मंथ, और बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरह का एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा। इसके साथ ये हिंदी में भी ये लेटर होगा, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहे वो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी वालों के लिए हिंदी में घोषणा पत्र है। अब आता है इसमें जो ओपीडी फैसिलिटी जो है सर्टेन क्रॉनिक डिसीज के अंदर मिलती है। मतलब आपने ओपीडी फैसिलिटी ऑप्ट नहीं की और आपने चाहा कि भाई मुझे 1,000 रुपये मिलेगा, मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर आपको डाउट है कि मैं कुछ सर्टेन बीमारी जो क्रॉनिक डिजीज में कौन सी डिजीज है जिसके अंदर मुझे ओपीडी फैसिलिटी मिलेगी, तो मैं बता दूं, ये रेलवे बोर्ड ने एक 2006 का लेटर निकाला है, 12/10/2006, 12 अक्टूबर। इसमें क्लेरिफिकेशन ऑफ रिगार्डिंग क्रॉनिक डिसीज इन रिलेशन टू फिक्स मेडिकल अलाउंस ग्रांटेड टू पेंशनर, इसमें जो बोर्ड ने सर्टेन बीमारी बताई है, एनी डिसीज विच परसिस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 months और मोर इज डिफाइंड एज क्रॉनिक डिसीज, यानी कोई भी बीमारी है जो आपकी 3 महीने से ज्यादा होती है वो क्रॉनिक डिसीज में आएगी। सम ऑफ द कॉमन इलनेस विच आर ट्रीटेड एज कॉमन क्रॉनिक डिसीज आर गिवन बिलो, कुछ रेलवे बोर्ड ने एग्जांपल दिए हुए हैं, जिसमें आर्थराइटिस एंड रिलेटेड कंडीशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कैंसर ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी, डायबिटीज,
epilepsy disorder, obesity, chronic weight loss, tuberculosis, AIDS, oral health problems, chronic skin disorder। ये 10 नाम रेलवे बोर्ड ने एक एग्जाम्पल के तौर के लिए दिए हुए हैं। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने ये एक लेटर और निकाला है 2017 में। इसमें ये कहा गया है कि आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन इन द मैटर, Director General DGRHS has directed that the Journal Medical Authority should decide whether a disease is chronic or otherwise and act accordingly। यानी रेलवे बोर्ड ने तो एक लिस्ट निकाली थी 2006 में, जिसमें 10 बीमारियों को बताया हुआ और कहा कि कोई भी बीमारी अगर 3 महीने से ज्यादा प्रोसेस करती है तो वो डिक्लेयर किया जा सकता है क्रॉनिक डिजीज में। और ये हर जोनल रेलवे को रेलवे बोर्ड ने कहा है कि आप अपने लेवल पे अपने यहाँ डिसाइड करें और घोषणा करें। तो इसके कनेक्शन में मैंने एक लेटर मुझे मिला है, ये है ईस्टर्न रेलवे का, 2024 में निकाला मार्च में। तो इन्होंने उसमें कमेटी बैठती है, उसमें पीसीडीएम ने एक कमेटी बनाई है वहां पर, और उन्होंने लिस्ट निकाला। तो इसमें 40 बीमारियां और इसमें लिस्ट देखी, 40 बीमारियां और है जिसको उन्होंने क्रोनिक डिसीज की डेफिनेशन में लाया है। तो 10 प्लस ये 40 ईस्टर्न रेलवे की जो बात कर रहा हूं, तो वहां पर ये 50 डिजीज अगर आपको अनफॉर्चुनेटली ये अगर बीमारी है तो फिर आपको ओपीडी फैसिलिटी भी मिलेगी और आप 1,000 रुपये भी पर मंथ क्लेम कर सकते हैं। और नॉर्मल जो बीमारी होती है आपको, जैसे सर्दी खांसी बुखार वगैरह हो गया, तो वो आपको नहीं मिलेगा। क्रोनिक डिसीज होनी चाहिए तो आपको ओपीडी फैसिलिटी मिलेगी। अब इसमें कौन कौन किस किस को मिलता है, तो पहले तो बता दूं आपको, रिटायर्ड एम्प्लॉय को मिलेगा, उसका परिवार, वाइफ है, उसके बच्चे, जो भी डिपेंडेंट बच्चे होंगे। डिपेंडेंट के लिए मैं बता दूं, डिपेंडेंट की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए पहले तो, सबसे पहले कि क्या डेफिनेशन है डिपेंडेंट की, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे डिपेंडेंट की जो डेफिनेशन है हमारे पास रूल के अंदर जो डेफिनेशन है वही आती है, उसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडेड पर्सन shall not be considered to be dependent relative if his or in monthly income from all sources including pension, dearness leave, etc. exceeds 15% of the basic pay of the railway servant or amount arrived at by adding minimum pension, family pension of 9,000 excluding the element of additional DR, additional pension to all pensioner and the dearness relief admissible to pensioner फैमिली पेंशन देयर ऑन राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट 10 रुपीज विच इज मोर। इसमें बता दूं आपको सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में, किसी भी कर्मचारी का पेंशन का और पास का सेम रूल है कि 15% कर्मचारी का बेसिक हो या जो पेंशन मिल रहा है मिनिमम पेंशन जो आज की तारीख में 9,000 प्लस डीए, इन दोनों में से जो भी ज्यादा है उससे अधिक उसका जो सभी सोर्सों से इनकम नहीं होना चाहिए, तो उसको डिपेंडेंट माना जाएगा। तो आप किसी भी डिपेंड, आज की तारीख में अगर हम पकड़े मिनिमम 9,000 प्लस डी हमारा 50% है, यानी 13,500, यानी आपके जो डिपेंडेंट है, बच्चे बच्चे जो भी है, लड़की है आपकी, विडो डाटर डाइवोर्स मैं भी आगे बताऊंगा। तो जो भी डिपेंडेंट को अगर आप फैसिलिटी लेते हैं तो फिर आपका उनकी इनकम अगर आपकी 13,500 से ज्यादा है तो फिर डिपेंडेंट में नहीं आएगी। तो ये डिपेंडेंट का मुझे एक बताना था आपको, ये सर्कुलर मैंने बता दिया आपको। उसके बाद रेलवे बोर्ड ने 2014 में एक लेटर निकाला था जिसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको 2024 का बताता हूँ। ये रेलवे बोर्ड ने रिसेंटली अभी जो मिला है, जिसके लिए वीडियो मैंने बनाया है, आपकी 66/2024 में ये इश्यू निकाला है, ग्रांट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस टू विडो अनमेरिड एंड डाइवोर्स डॉटर इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन। यानी कर्मचारी की डेथ हो गई है, उसके बाद उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई है, अगर दोनों जो एम्प्लॉय उसके स्पाउस की डेथ होगी, उसके बाद उनके बच्चों को पेंशन देने का प्रोविजन है हमारा। और रिसेंटली अभी पास भी देने का रूल आ गया है डिपेंडेंट को। पहले वीडियो पास के बाद पास नहीं मिलता था, तभी ये भी कहा कि वीडियो पास को भी कंटिन्यू करके बच्चों को पास मिल जाएगा। सिमिलरली अभी मेडिकल फैसिलिटी देने के बारे में रेलवे बोर्ड ने आरबी 66/2024 निकाला है, जिसमें कहा गया है कि मैटर हैज बीन अंडर कंसिडरेशन इन द बोर्ड ऑफिस इन कंसल्टेंट विद हेल्थ डायरेक्टर एंड फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द रेलवे बोर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। इट हैज नाउ बीन ascertained by the health director and that widow oblique divorcee oblique unmarried daughters of the railway pensioner who were already included as dependent when the employee opt for RHS facility as per para 612A of IRM Indian Railway Medical Manual, that is on the basis of retirement or death as the case may be, would get medical facility even after demise of the both primary RHS card holder and spouse, provided the dependent widow, divorcee, and married daughter satisfy all the conditions laid down for being dependent. Therefore, such dependent would be eligible for FMA on fulfillment of the all terms and conditions laid down for grant of FMA वाइड बोर्ड लेटर नंबर RB 168/2009। ये मैंने अभी जो पढ़ा था 168/2009 यही है आपका, इसके हिसाब से इन्होंने कहा था।
कि ये कंडीशन फुलफिल, यानी 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए आपकी। पहली तो आपका 2.5 किलोमीटर दूर मकान होना चाहिए और ओपीडी फैसिलिटी आप नहीं लेंगे। और इसमें बता दूं आपको, विडो डाटर, अनमेरिड डाटर, डाइवोर्स डाटर में स्पेशली विडो और डाइवोर्सी डाटर उन्हीं को वो मिलेगा जिनको पेंशन मिलता है, फैमिली पेंशन मिलता है। यानी दोनों पेंशनर में से किसी भी एक के जीवित होते हुए अगर लड़की जो है विडो होती है या डाइवोर्स होती है तो उनको पेंशन मिल रहा है। तो पेंशन मिलने के बाद अगर पेंशन की कंडीशन फुलफिल करते हैं तो फिर उनको मेडिकल फैसिलिटी देने की बात भी कही है। इसमें इन्होंने एक बात और की है कि दिस इज इन सुपरसेशन ऑफ बॉस लेटर नंबर 77/2014। अब 2014 का मैं देख रहा था, तो हालांकि 14 में भी इन्होंने देने की ही बात कही है, ग्रांट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस टू विडो डाटर, डाइवर्सी एंड अनमेरिड डाटर टू इन ए रिसिप्ट ऑफ फैमिली पेंशन। यहाँ कहा गया है इन केसेस वेयर एग्जिस्टिंग पेंशनर फैमिली पेंशन वाज इन रिसिप्ट ऑफ fixed medical allowance, the family pension next in the line may be allowed fixed medical allowance from time to date, from the same date from which she become eligible for family pension, which pension if she otherwise fulfill the condition for granted। हालांकि 2014 में भी रेलवे बोर्ड ने अलाउ कर दिया था अगर विडो डाटर, डाइवोर्स डाटर, अनमेरिड डाटर को, लेकिन बाद में रेलवे बोर्ड ने कुछ लेटर निकाले हैं जिसमें मैं आपको बता दूं, आपको ये एक तो 2014 का लेटर है, इसके अलावा एक लेटर मैं आपको दिखाता हूं आपको। ये 2022 में रेलवे बोर्ड ने एक चेन्नई को क्लेरिफिकेशन दिया था, एडमिसिबिलिटी ऑप्शन फॉर एफएमए टू विडो डाइवर्सी अनमेरिड डाटर, यहाँ इन्होंने मना कर दिया था। इन व्यू ऑफ द पोजीशन विडो डाइवर्सी अनमेरिड डाटर इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एफएमए। तो ये सदर्न रेलवे को उन्होंने दिया था। सिमिलरली एक साउथ सेंट्रल रेलवे को भी दिया था, मैं अभी जरा देख लेता हूँ। ये साउथ सेंट्रल रेलवे है, इसको भी नवंबर 2022 में इसको भी मना किया था। इन व्यू ऑफ द अबव पोजीशन विडो डाइवर्सी एंड अनमेरिड डाटर्स इन रिसिप्ट ऑफ फैमिली पेंशन आर नॉट एंटाइटल्ड टू ऑप्ट फॉर एफएमए। तो रेलवे बोर्ड ने 2022 में करीब 3 लेटर निकाले हैं, ये इसका रेफरेंस दिया हुआ है। सदर्न रेलवे, बीएलडब्ल्यू एंड एससीआर को ये लेटर नंबर से दिया गया, उसमें मना किया है कि इनको एफएमए नहीं देना है, हालांकि 2014 में देने की बात की थी, तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था। तो अभी रेलवे बोर्ड ने फाइनली 66/2024 के तहत अब अलाउ कर दिया है कि जो भी विडो डाटर, डाइवर्स डाटर या अनमेरिड डाटर है जो ऑलरेडी फैमिली पेंशन ले रही है उनको एफएमए मिलेगा। और एफएमए लेना चाहते हैं तो जो 2 कंडीशन है कि मकान जो है नियरेस्ट जो हेल्थ यूनिट से 2.5 किलोमीटर दूर होना चाहिए, और ओपीडी फैसिलिटी अगर वो ऑप्ट नहीं करती है तो उनको एफएमए मिलेगा, जो कि 1000 रुपए है। ये एफएमए के ऊपर छोटी सी जानकारी थी। अब एफएमए के ऊपर एक और रेलवे बोर्ड का बहुत अच्छा सर्कुलर निकला था, मैंने कहा चलो उसमें भी बात कर लूं आपको। ये एक रेलवे बोर्ड का लेटर और निकला था 137/2022। जैसा कि रेलवे बोर्ड का पुराना एक लेटर काफी लंबे टाइम तक चला, आरबी नंबर 107/2002, 15 जुलाई 2002 का लेटर है, जिसमें कहा गया था कि रेलवे पेंशनर या फैमिली पेंशनर जो भी होते हैं, जो रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम पे जो पहली बार फॉर्म ऑप्शन देते हैं कि एफएमए लेना है या नहीं लेना है, वो लाइफ में, पूरा एंटायर लाइफ में एक बार उनके पास चेंज कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन दिया उन्होंने, एफएमए लिया और अब वो मेडिकल लेना चाहते हैं या मेडिकल लिया और एफएमए लेना चाहते हैं, तो लाइफ में एक बार वो अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन थी कि चेंज ऑफ रेजिडेंस होना जरूरी है, यहाँ लिखा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर जो आरबी 107/2000, द रेलवे पेंशनर्स फैमिली पेंशन एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर एफएमए हैड बीन प्रोवाइडेड once in a life an opportunity to change their option to avail the benefit of FMA or otherwise on furnishing proof of change of residence। यानी चेंज ऑफ रेजिडेंस होने के बाद वो सबमिट करना पड़ेगा कि आपने मकान परिवर्तन किया, तभी आपको जो ऑप्शन है मेडिकल फैसिलिटी टू एफएमए या एफएमए टू मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं। इसको रेलवे बोर्ड ने थोड़ा सा लिबरल कर दिया है, और रेलवे बोर्ड ने कहा इट इज नाउ बीन डिसाइडेड द रेलवे पेंशनर फैमिली पेंशनर रिसाइडिंग बियॉन्ड 2.5 किलोमीटर फ्रॉम रेलवे हॉस्पिटल health unit and eligible for RHS shall be allowed opportunity to avail change in option once in life from FMA to OPD और vice versa without linkage to change in residence। यानी कि जो फैमिली पेंशनर या पेंशनर, इसमें 2 कंडीशन भी डाली कि जो 2.5 किलोमीटर कंडीशन अभी भी है, ऐसा नहीं कि 2.5 किलोमीटर वाली कंडीशन हट गई और आप बोले कि हम चेंज करना चाहिए, ऐसा नहीं। जो पेंशनर या फैमिली पेंशनर 2.5 किलोमीटर नियरेस्ट हेल्थ यूनिट से 2.5 किलोमीटर से दूर रहते हैं और आरएचएस स्कीम के लिए
एलिजिबल है, मतलब ये नहीं कि कंपल्सरी रिटायरमेंट हुआ 15 साल की नौकरी, तो वो नहीं। तो जो आरएसी इसके लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है 20 साल की सर्विस हुई है वो, और जिनका मकान 2.5 किलोमीटर से दूर है वो चाहे तो अभी एफएमए अगर ले रहे हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हमको एफएमए बंद करा के मेडिकल फैसिलिटी चालू करनी है, या जो मेडिकल फैसिलिटी चालू कर रहे हैं ले रहे हैं वो चाहे एफएमए लेना चाहते हैं, तो वो स्विच ऑफ चेंज कर सकते हैं। एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। और उसके लिए अब जो चेंज जो रीजन होना जरूरी था वो हटा दिया है। अब आप बिना किसी रीजन कि आप सिंपली एक ऑप्शन भर के देंगे कि भाई मैं एफएमए लेता था और अब मैं मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहता हूँ, या मैं मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहता हूँ, ले रहा था और अभी एफएमए लेना चाहता हूँ बिना कोई रीजन के, तो भी उसका वन टाइम जो है ऑप्शन स्वीकार किया जाएगा। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर वही बोलूंगा कि जहां तक हो सके एफएमए के लेने का मेरा व्यू नहीं है, मेरा ओपिनियन यही कि आप प्लीज एफएमए ना लें, क्योंकि समय के साथ बीमारी कब आ जाएगी कब मालूम नहीं है। तो आजकल टेस्ट वगैरह बहुत महंगे हो गए हैं, कई सारे टेस्ट आते हैं, तो और टेस्ट होना भी जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि हाँ ज्यादा कोई इश्यू नहीं, हल्का सा दर्द हो रहा है, फिर उसको खींचते हैं, और जब तक कि बीमारी बहुत बड़ी ना हो जाए फिर बाद में फिर डॉक्टरों के पास कुछ करने को नहीं रहता। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही व्यू है कि प्लीज एफएमए के लिए ऑप्ट ना करें, एक चंद रुपयों के लिए अपनी लाइफ के साथ अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज इसको अदरवाइज ना लें। मैं जिससे चाहता हूँ कि मेडिकल फैसिलिटी लें। रेलवे आजकल काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल से टाई अप कर रखा है उन्होंने, और काफी फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी रेलवे की काफी इंप्रूव होगी, काफी अच्छी फैसिलिटी दिन ब दिन रेलवे बोर्ड काफी लिबरल कर रहा है, काफी अच्छे अच्छे नियम बना रहा है। तो मेडिकल फैसिलिटी का लाभ उठाएं, भगवान करे किसी को भी बीमारी ना हो, लेकिन कभी भी कुछ हो सकता है। तो मैंने मेरा था कि मैं आपको नियम जरूर बता दूं क्या नियम है। तो ये हमारा एक बहुत काम का लेटर है कि आप बिना मकान परिवर्तन किए अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद चेंज इन ऑप्शन हो गया, हमारा है क्रॉनिक डिसीज हो गया, लिस्ट हो गया है। मैं समझता हूँ कि आज की जो बातें मुझे कहनी थी वो मैं सब कह चुका हूँ। उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।